नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझकर आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, जब 2023 की शुरुआत हुई थी तो जैसा सभी सोचते हैं वैसा ही सिंह राशि के जातकों ने भी सोचा होगा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में कुछ नया परिवर्तन, कुछ सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवन में कुछ सुधार आएगा, हालात बदलेंगे। लेकिन 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रहा ग्रहों का गोचर? यही है आज की चर्चा का विषय। देखिए, 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ गए। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं, शनिदेव लाभ के कारक होते हैं। मकर राशि को छोड़ करके, मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर के शनिदेव को बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल जितना आपको 2022 में परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इन 6 महीनों में उससे ज़्यादा परेशानी आपने झेली होगी। सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। खर्चे आपके इतना बढ़ गए होंगे कि हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा। सिर दर्द, बदन दर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर या फिर घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, या लीवर में समस्या, किडनी में समस्या, या फिर पाचन तंत्र खराब होना, इस तरह की तमाम समस्याएं आपके साथ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी। और आपके जो फालतू खर्च हुए होंगे वो या तो अस्पताल के चक्कर लगाने में, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने में खर्च हुए होंगे, या कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर पैसा आपका बर्बाद हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि पैसा आपको मिला ही नहीं होगा, और अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर, धन की समस्या को लेकर के, पारिवारिक कलह के कारण, दाम्पत्य जीवन में तनाव के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव भी झेला होगा। हो सकता है कि डिप्रेशन की स्थिति भी बनी हो, और परिवार में किसी तरह का कोई पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है उठ खड़ा हुआ हो और शत्रुता बढ़ गई हो। सबसे बड़ी जो समस्या आई होगी वो आपके कारोबार को लेकर आई होगी। कार्यों की गति मंद हो गई होगी। कार्य व्यवसाय आपका आगे नहीं बढ़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, थकान, आलस्य, और आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, कार्य में बाधाएं आई होंगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा, और पार्टनरशिप में अगर व्यापार था तो बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग की गई होगी। करियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन राहत नहीं मिली होगी।
और हो सकता है कि आपके संबंध अपने बॉस से, अपने सीनियर्स से भी खराब हुए हों। विवाह में भी आपके देरी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या था ग्रहों का गोचर जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा? फिर बात करेंगे क्या इन हालातों में कोई सुधार होगा, और अगर होगा तो कब से होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको आपकी राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मैंने इस कुंडली में केवल उन्हीं ग्रहों को दर्शाया है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और अपना दीर्घकालीन प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, तो शनिदेव अपना फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, और गुरु का फल भी धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। और ऐसे ही राहु और केतु जो कि 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब यहाँ देखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, गुरु का गोचर भाग्य के भाव में है, राहु के साथ हैं गुरु, और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर पराक्रम भाव में है, और केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। अब हुआ क्या कि 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ गए। अब शनिदेव को अपना फल प्रदान करना चाहिए था, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर शश राजयोग बन रहा है और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, उसके बाद 3 फरवरी को अस्त हो गए। अब आप देखिए कि अगर आप मकान बदलते हैं या नए मकान में प्रवेश करते हैं या कहीं परिवर्तन करते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो नए स्थान पर नए माहौल में आपको एडजस्ट होने में समय तो लगता है। तो ऐसा ही शनिदेव को साथ भी हुआ। शनिदेव जब तक कुंभ राशि में एडजस्ट हो पाते, उसके पहले ही अस्त हो गए। जब शनि ही अस्त हो गए, तो शनि तो कर्म के कारक होते हैं, तो कार्य व्यवसाय कारोबार आपका पूरी तरह से प्रभावित हो गया। शनि लाभ के कारक होते हैं, तो आपके लाभों में कमी आई। जो आपने एफर्ट्स किए थे उसके बदले में जो आपको प्रतिफल मिलना था वो आपको नहीं मिल पाया। शनि अस्त तो कार्यक्षेत्र अस्त हो गया, धन अस्त हो गया। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, तो आपके वाणी में, व्यवहार में एक अजीब तरह का रूखापन, एक मानसिक चिंता, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब आपके स्वभाव में आ गया। स्वास्थ्य का विचार किया जाता है लग्न भाव से। शनि जब अस्त हो गए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आ गईं। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिला, क्योंकि शनि अस्त हो गए थे। और या आपके रिलेशंस, आपके संबंध जो हैं वो अपने पिता से
अपने गुरु से या बॉस और सीनियर से खराब हो गए होंगे। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो माता से भी संबंध खराब हुए होंगे और कोई प्रॉपर्टी को लेकर के अनायास एक विवाद भी खड़ा हुआ होगा। तो ये तो स्थिति 3 फरवरी तक रही। अब 3 फरवरी को शनि उदित हुए, 3 फरवरी को अस्त हुए और 9 मार्च को शनिदेव उदित हो गए। अब 9 मार्च को जब शनिदेव उदित हुए तो शनि को अपना फल देना चाहिए था, और चूँकि शनि अपना फल देने में बहुत देरी करते हैं, तो जब तक आपको शनि से कोई लाभ मिल पाता, उसके पहले ही 31 मार्च को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। अब आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु के अस्त होने का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा आपके जीवन पर, क्योंकि गुरु जो हैं धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं, धर्म के सत्कर्म के कारक हैं। तो गुरु के अस्त होने का तो बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा आप पर। और गुरु के अस्त होने का एक सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि हर तरह के मांगलिक और धार्मिक कार्य इस गोचर काल में बंद हो गए। हो सकता है कि आपका विवाह तय हो गया हो, लेकिन गुरु अस्त हो गए तो आपका विवाह डिले हो गया। और गुरु की दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ी, तो स्वभाव तो वैसे ही आपका चिड़चिड़ा हो चुका था। गुरु भी अस्त हो गए तो आपका ज्ञान बुद्धि विवेक भी प्रभावित हुआ होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। और गुरु की दृष्टि संतान भाव पर पड़ी तो संतान को लेकर के भी समस्या आई होगी, शिक्षा को लेकर समस्या आई होगी, प्रतियोगिता को लेकर के समस्या आई होगी। चलिए यहाँ तक तो ठीक था स्थिति, इसके बाद सुधर जानी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 23 अप्रैल को बुध अस्त हो गए। 23 अप्रैल को बुध अस्त हो गए। अब बुध तो बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक हैं, कंप्यूटर के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, इंटरनेट के कारक। तो जब बुध आ गए, अस्त हो गए, और बुध जो है 15 मई तक अस्त रहे, तो बुध के कारण आपका व्यापार, आपका कारोबार सब कुछ प्रभावित हो गया। अब ये तो शनि, गुरु और बुध की बात हुई। जो इससे भी बड़ा नुकसान देने वाला गोचर हुआ वो आपके राशि के स्वामी का हुआ। आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा। अब पिछले वर्षों में तो ये होता था कि सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया, सूर्य ग्रहण से बाहर आ गए और अपना फल देना शुरू कर दिया। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि सूर्य का गोचर राहु के साथ था। सूर्य का गोचर राहु के साथ था तो ग्रहण दोष बना, और ये ग्रहण दोष जो है 15 मई तक प्रभावी रहा। इसके बाद सूर्य ने राशि परिवर्तन किया और दशम में आ गए। तो अब तो कुछ मिलना चाहिए था आपको, लेकिन अभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया और राहु के साथ आ गए, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष बन गया। अब गुरु चांडाल दोष तो एक ऐसा दोष है जो कि बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, बहुत बड़ा नकारात्मक फल देता है। तो ये गुरु चांडाल योग जो है 22 अप्रैल को बना। इस समय गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, राहु अंश बल से मजबूत थे, इसलिए चांडाल योग विशेष रूप से प्रभावी रहा।
लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गुरु का अंश बल बढ़ रहा है, राहु का अंश बल कम हो रहा है, और 15 जुलाई को राहु पूरी तरह से बलहीन हो जाएंगे। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि कब से आपके जीवन में सुधार आना शुरू होगा और क्यों आएगा, किस तरह से आएगा, इन बातों पर चर्चा करते हैं। चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि ग्रहों का क्या गोचर रहा जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। अब सुधार की बात करते हैं। कब आएगा एक सुखद परिवर्तन आपके जीवन में? देखिए, जून के महीने में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। 17 जून को शनिदेव वक्री हो गए। अब वक्री होने का प्रभाव क्या होता है? वक्री होने पर ग्रह की चाल मंद हो जाती है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करने लगता है। तो शनि जब वक्री हुए तो वक्री होने से एक तो सप्तम का फल आपको मिलेगा और दूसरा छठे भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसका जो सबसे सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि शनि वैसे ही बहुत स्लो गति से चलते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। वक्री होने पर तो शनि की चाल और भी धीमी हो जाती है। तो उस स्थिति में शनि अपना फल भी बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं अपना फल प्रदान करने में। तो ये माना जाता है अमूमन कि शनि कष्ट देते हैं। तो आपको शनि से जो कष्ट मिलने थे, शनि के कारण जो आपके जीवन में समस्याएं आती, उनकी तीव्रता में कमी आई। उन समस्याओं को, उन कष्टों को मिलने में देरी होगी। चूँकि 17 जून से वक्री हुए हैं तो 17 जून के बाद शनिजन्य कष्ट जो आपको मिलने थे, उन कष्टों में कमी आएगी। एक लाभ तो आपको ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो फल देने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो शनि आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन समय लेकर, धीरे धीरे। अब देखिए, शनि और गुरु ऐसे ग्रह हैं कि अगर आप चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक तो शनि वक्री हुए, दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई 21 जून को। 21 जून को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर गए। अब भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। तो ये जो गुरु का गोचर है ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहा। और तीसरी जो घटना घटित होगी वो होगी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु अंश बल से 6 डिग्री से कम होगा। अंश बल बहुत कमज़ोर होंगे, और जब राहु कमज़ोर होंगे और गुरु मजबूत होंगे तो गुरु चांडाल दोष का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो 15 जुलाई के बाद स्थिति ये होगी कि अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो भाग्य अब आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पिता और गुरु का या अपने बॉस और सीनियर्स का अगर सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब आपको सहयोग भी मिलेगा। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है,
शुक्र आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी अब आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पुराने व्यापार व्यवसाय को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें और सुधार करने के लिए अगर धन का निवेश करना चाहें तो आप धन का निवेश भी करेंगे, क्योंकि एक तो गुरु आपको धन प्रदान करेंगे, शुक्र के नक्षत्र में है, दूसरी शनि छठे भाव का भी फल देंगे। तो जो छठा भाव होता है ये कर्ज का होता है, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस गोचर काल में लोन भी मिल जाएगा अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी का। तो अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं, अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपकी हेल्प करेंगे शनि, क्योंकि छठे भाव का भी फल देंगे। तो आपको होम लोन भी आसानी से मिल जाएगा। व्हीकल लोन लेना चाहते हैं या घर की सुख सुविधा के लिए साधन कोई ख़रीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आप कर पाएंगे, क्योंकि अब सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, बुध भी अच्छी स्थिति में है, मंगल भी 1 जुलाई से बहुत मजबूत स्थिति में है। आपकी कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर होगा 1 जुलाई से 18 अगस्त तक, और फिर मंगल धन के भाव में चले जाएंगे, फिर पराक्रम के भाव में जाएंगे। तो मंगल का भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। गुरु अच्छी स्थिति में हो ही गए। तो इस तरह से जो है आप ये मान कर के चलिए कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन जो है जुलाई से शुरुआत हो जाएगी, और सितंबर तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आप अपने ख़राब हालात को काबू में कर लेंगे। और इसके बाद 30 अक्टूबर को तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी, जब राहु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद गुरु अकेले होंगे भाग्य के भाव में, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु का गोचर। अब एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी अपने पिता का, अपने गुरु का अपमान मत कीजिएगा। गुरु भाग्य के भाव में हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो जितना अधिक आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे, ईश्वर में जितनी आपकी आस्था बढ़ेगी, उतना ही आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और नवम भाव जो होता है, यहाँ पर गुरु का गोचर है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। आप जुलाई से दिसंबर के बीच में कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा, गंगा स्नान करने के लिए अवश्य जाइएगा। इन चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा भाग्य के रूप में, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जुलाई से दिसंबर के बीच जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना होगी वो ये है कि राहु केतु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। राहु केतु वृद्धावस्था की ओर गोचर करेंगे, फिर मृत अवस्था में आ जाएंगे, और हमारे जीवन में जो कष्टों का कारण है, सबसे बड़ा कारण तो राहु केतु ही होते हैं, और जब ये बलहीन हो जाएंगे तो फिर आप पर जो कष्ट मिल रहे हैं उनमें कमी होगी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से क्या होगा कि आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। धन और कैरियर को लेकर जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, अपने धन को लेकर, परिवार को लेकर के सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो चूंकि गुरु मजबूत स्थिति में है और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो अब आप की निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। आप सही फैसला ले पाएंगे और उसका लाभ मिलेगा।
गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे। हालांकि शनि विवाह को डिले कराते हैं, लेकिन जब गुरु मजबूत स्थिति में हैं तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे। विदेश जाने की इच्छा आपकी थी, वो भी पूरी होगी। गुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं, और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है तो विवाह का योग तो बनेगा ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, देवगुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में होने का सीधा सा अर्थ यह है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं। तो आपके लिए धन की प्राप्ति के, विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और सितंबर अक्टूबर में स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगे, और फिर आपको अपने कार्य व्यवसाय का, अपने परिश्रम का, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको, चूँकि आपकी राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, तो आपको सूर्यदेव का उपाय जरूर करते रहना होगा, खास करके अक्टूबर के माह में। जब अक्टूबर से में सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे तो सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला
ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। अभी तक आपने